गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा +2 केमिस्ट्री लेक्चर है हमारे पास। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और वैसे सब्जेक्टिव देखा जाए तो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, इस टॉपिक के बगैर एटलीस्ट आपका नॉर्मलिटी तो कैलकुलेट नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। बार बार नॉर्मलिटी मोलरिटी हमारी हुई थी। नॉर्मलिटी के फॉर्मूला में आपने महसूस किया हो 11th में या 9th क्लास में, वहाँ पर टीचर बोलती है नॉर्मलिटी, वैसे अगर सिंपल बात करें, नॉर्मलिटी इज़ द वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन व्हेनेवर ग्राम इक्विवेलेंट आर मेंशन देयर। तो सबसे बड़ी जो समस्या हमारे पास आई है वो ग्राम इक्विवेलेंट की आई है। अगर आप मुझे 5 मिनट ध्यान से देखेंगे ना, तो आज एटलीस्ट ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट मैं आपका पूरा क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल बेसिक। तो चलिए गाइज, अब नॉर्मलिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे इफ़ वी आर कैपेबल टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट केमिकल। अब देखो, मैंने बोला है इफ़ वी आर कैपेबल टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट केमिकल। तो बेटा केमिकल में क्या हो सकते हैं, पहले ये इमेजिन करिएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं एलिमेंट की, सामने वाला केमिकल में एसिड दे देता है। हम प्रैक्टिस करते हैं एसिड की, सामने वाला बेस दे देता है। हम प्रैक्टिस करते हैं बेस की, सामने वाला सोल्ट दे देते हैं। हम प्रैक्टिस करते हैं सोल्ट की, तो फिर हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाते हैं। इट मीन्स आप समझ गए होंगे आज का हमारा मोटो क्या है। हम इक्विवेलेंट मास एलिमेंट का भी निकालेंगे, हम बेटा एसिड का भी निकालेंगे मास, बेस का निकालेंगे, सोल्ट का निकालेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का निकालेंगे। इसका मतलब इतने सारे ओपिनियन आने के बाद एटलीस्ट यू आर टोटली स्किल्ड टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी केमिकल्स। किसी का भी कैलकुलेट करने में कैपेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो स्क्रीन के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये जो 3 फोटो है ना बेटा, दीज आर मिस्टेरियस। रियल में ये मिस्टेरियस है, क्योंकि पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आस्क्ड हुए हैं इनके ऊपर कि हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। हम इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर किसी की ज्योमेट्री ऐसी है तो प्लीज़ थोड़ा सा देखिएगा। आइए मेरे साथ। बच्चा, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। सपोज टू बी ईच एंड एवरी वन आर कैपेबल टू कैलकुलेट द वैलेंसी। यहाँ मान लेते हैं सबको वैलेंसी कैलकुलेट करनी आती है। अगर नहीं आ रही है वैलेंसी कैलकुलेट करनी, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम किसी दूसरी वीडियो में आपको वैलेंसी कैलकुलेट करना बताएंगे। अब सपोज करो एनीवन कैन आस्क टू यू अबाउट द एल्यूमिनियम। अगर कोई आपसे एल्यूमिनियम के बारे में पूछता है तो बच्चा मोलरिटी में तो 27 आएगा नीचे इन द सेंस, यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ। मोलरिटी अगर कैलकुलेट करते हैं एल्यूमिनियम की तो आता A × 1000 अपॉन 27 इंटू वॉल्यूम। इस चीज़ को फोकस करिएगा, 27 क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक वेट कितना है, 27 है। एल्यूमिनियम का नीचे रूट पावर 13 और अपर पावर 17 होती है। बट बच्चा अगर एलिमेंट का नॉर्मलिटी का कंसेप्ट है तो वैलेंसी से एटॉमिक वेट को डिवाइड करो, तो क्या होने वाला है यही देखो। नॉर्मलिटी के केस में आएगा A × 1000 अपॉन, अब देखो ये निकाल दिया 27 डिवाइडेड बाई 3 क्यों आया? क्योंकि एल्यूमिनियम हमारे पास 13 है, 283 वैलेंसी इज 3rd, इसलिए इसके एटॉमिक वेट को 3 से डिवाइड कर दिया, 9 आ गया। इसलिए नॉर्मलिटी अगर एल्यूमिनियम की आएगी तो 9 इंटू वॉल्यूम आएगी। ये रेफरेंस है। मोलरिटी A × 1000 अपॉन 27 इंटू वी, और नॉर्मलिटी A × 1000 अपॉन 9 इंटू वी। क्लियर हो गया एलिमेंट का। उसके बाद आएगा एसिड। मोस्टली 90% एसिड ही पूछे जाते हैं, एसिड पर ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो देखो एसिड के लिए एक फॉर्मूला लिखा गया है, मोलिकुलर मास इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मोलिकुलर मास अपॉन बेसिसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ H आयन रिप्लेसेबल। बच्चा इस वर्ड को मत भूल जाना, रिप्लेसेबल। 2 बातें होती है हमारे पास। देखो सपोज करो मेरी पॉकेट के अंदर पैसे हैं, ध्यान से सुनना गाइस, मेरी पॉकेट में पैसे हैं, सामने से कोई बेगर आया है, वो अगर हमसे पैसे मांग रहा है तो 2 ऑप्शन है। हमारी पॉकेट में टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है, बट हम उसको दे कितना रहे हैं। सपोज करिएगा कि मेरी पॉकेट में 1000 रुपीज़ है और सामने से कोई बेगर आया है ना, उसने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उसको 1000 रुपये दिए या 10 रुपये दिए, ये सोचने की बात है। गाइस पैसे 1000 रुपये हैं
बट हम सामने वाले को 10 रुपये दे रहे हैं। इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मनी कुछ भी हो सकती है, बट डोनेटेबल कितनी है, डोनेट करने के लिए वो 10 रुपये है। ये ध्यान रखिएगा। लाइक टू एज, अब यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एचाइन रिप्लेसेबल, मतलब वो केमिकल एचाइन तो कितने भी रख सकते हैं, बट रिप्लेस करने वाले कितने हैं उसके पास, जिनको वो फ्रीक्वेंटली रिप्लेस कर दे। ये बात ध्यान रखिएगा, इस पर लास्ट तक अड़े रहेंगे हम। अब आइएगा HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक यूनिट पॉजिटिव एक यूनिट नेगेटिव। क्या करेंगे इसका, देखो HCl का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलिकुलर मास 36.5 और एक एचाइन यहाँ से रिप्लेस हुआ है, एक से डिवाइड कर दिया 36.5। जितना इसका मोलिकुलर मास था उतना ही इसका इक्विवेलेंट मास आया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन सराइज होता है, हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैं। क्या कभी किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास और उसका मोलिकुलर मास दोनों बराबर हो सकते हैं? तो जवाब आएगा हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन, क्या किसी का इक्विवेलेंट मास उसके मोलिकुलर मास से ज़्यादा हो सकता है? तो गाइस जवाब आएगा नो, इट नेवर बी पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इक्विवेलेंट मास उसके मोलिकुलर मास के बराबर हो सकता है, अदरवाइज वो उससे कम ही कम रहने वाला है, ज़्यादा नहीं होगा। मोलिकुलर मास या तो इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। इक्विवेलेंट मास या तो मोलिकुलर मास के बराबर हो सकता है या हमेशा उससे कम होगा। प्लीज़ ग्रिप करके रखे टॉपिक पे। H2SO4 टोटल मोलिकुलर मास 98, H2 यानी कि दैट कैन कैपेबल टू रिप्लेस 2H डिवाइडेड बाई 2, 49 इज द इक्विवेलेंट मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिएगा COOH ऑक्जेलिक एसिड है और हाइड्रेटेड कंडीशंस में है, .2H2O याद रख लें, .2H2O, .5H2O, एज सुन एज वी कॉल एज .5H2O। सबके दिमाग में एक बात जाती है ब्लू विट्रोल। जैसे ही मैं बोलूँ .7H2O, कम्पिटिटिव टेस्ट वाले सारे बच्चे 1 मिनट में बोल देंगे कैसा, ग्रीन विट्रोल। FeSO4 .7H2O आता है, CuSO4 .5H2O आता है और COH .2H2O में ऑक्जेलिक एसिड है, हाइड्रेटेड है। अब क्या होगा गाइज, रिप्लेसेबल बोला था, देखो है 2 2 जा 4, 4 तो यहाँ रहे, 5 और 6 रखने को तो इसके पास 6 हाइड्रोजन है, बट रिप्लेस करने के लिए ओनली 1 and 1, ओनली 2 आर देयर। तो क्या करेंगे, टोटल एटॉमिक मास मोलिकुलर मास 126 डिवाइडेड बाई 2, देन 63 इज द इक्विवेलेंट मास। बताइएगा, अच्छा एग्जाम्पल था ये जिसमें हमें पता चला है। उसके बाद हमारे पास आता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड में अगर बात करें तो H3PO4, ये फॉर्मूला है H3PO4 का। गाइज बाई चांस ऐसा हुआ है कि H3PO4 में स्ट्रक्चर भी दिखाया जा रहा है, P डबल बॉन्ड O OH OH OH। ये देखिए बच्चा, शेप ओरिएंटेड प्रोग्राम है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, टेट्राहेड्रल, 4 आर्म है, 1 2 3 H तीनों के तीनों कॉर्नर से एलिमिनेट करने में कैपेबल है। टोटल मोलिकुलर मास लेकर के 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि बेसिसिटी 3 है, बेसिसिटी 3 है तो टोटल डिवाइड कर दीजिएगा। यू शुड ऑब्टेन योर इक्विवेलेंट मास। इसी में देखो गाइज, ऊपर भी H3PO4 है, नीचे H3PO3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी फोकसिंग करके रखिएगा। H3PO3 बेटा देखते ही बेसिसिटी 3 ना बोलें, स्ट्रक्चर देखें, P डबल बॉन्ड O OH OH और H। अगेन द शेप ओरिएंटेड प्रोग्राम इज देयर, फिर से शेप ओरिएंटेड प्रोग्राम है। और अब की बार अगर आप देखें, शेप अभी भी टेट्राहेड्रल रहने की कोशिश करेगी। तो रिप्लेसेबल 1 और 1 2, सिर्फ 2 एचाइन रिप्लेस होंगे, क्योंकि अगर इस एचाइन को रिप्लेस किया ना तो ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई भी केमिकल कभी भी कितने भी लूज कर सकते हैं, बट ज्योमेट्री डिस्टर्ब करके लूज नहीं करेगा। समझ में आ गई? इसीलिए मैंने बोला था मेरी पॉकेट में 1000 रुपये हैं, बट हम 10 रुपये ही दे रहे हैं। 1000 के 1000 इसलिए नहीं दिए जा रहे। क्यों नहीं दिए जा रहे? बिकॉज हमारे पास ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें H3PO2, यहाँ बेसिसिटी 1 और 1 2 आ गई थी। अब अगला है H3PO2। H3PO2 अगेन द 3 एचाइन इज देयर, फिर से 3 है, बट बेसिसिटी 3 नहीं है। अब की बार बेसिसिटी 1 कैसे निकली? बहुत अच्छे हैं ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल। P डबल बॉन्ड O OH और H, फिर से ज्योमेट्री कैसी बनने की कोशिश करेगी? टेट्राहेड्रल। और अब की बार सिर्फ ये एक एचाइन रिप्लेस हो सकता है, ये दोनों रिप्लेस किए तो ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। सो द बेसिसिटी इज़ 1। बताइए बच्चा, समझ आ गया? फिर भी अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
इधर देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बेस का अगर इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो फॉर्मूला आएगा मोलिकुलर मास अपॉन एसिडिटी। बच्चा ये एसिड के केस में बेसिसिटी वर्ड है और बेस के केस में एसिडिटी वर्ड आता है। एसिडिटी मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH। फिर से नोट करके रखेंगे रिप्लेसेबल OH। NaOH 40, एक OH आयन रिप्लेस किया जा सकता है, ओनली 1 H आयन कैन बी रिप्लेस देयर, डिवाइड करो सेम। फिर से मोलिकुलर मास और ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आ गए। CaOH होल ट्वाइस 74 होता है, दैट कैन कैपेबल टू रिप्लेस द 2 OH, 2 OH रिप्लेस कर सकते हैं, 37 इज देयर। इसमें सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं थी हमारे पास। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सॉल्ट। सॉल्ट का कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कह रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सॉल्ट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन टोटल चार्ज आइदर ऑन कैटायन और एनायन। कैटायन या एनायन के ऊपर जो टोटल चार्ज है ना, उनमें से कोई भी ले लीजिएगा। लाइक Na2CO3 को एक बार ब्रेक करके देखो, 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 यूनिट नेगेटिव। बच्चा यहाँ 1 यूनिट पॉजिटिव नहीं है, 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, दोनों पे 2 यूनिट चार्ज है। तो क्या करेंगे हम, जो टोटल मास है हमारा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात आती है तो क्या करेंगे, अगर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात आएगी तो हम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलिकुलर मास को नंबर ऑफ लूजेबल और गेनेबल इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि यहाँ बैठने वाले सब लोगों को पता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दैट हैव द एबिलिटी आइदर टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या गेन करेगा उसको उससे डिवाइड कर देंगे। अब बच्चा एक बार फिर देख लीजिएगा, बहुत क्रिटिकल थी ये आज की वीडियो, और इस वीडियो से वी कैन कैपेबल टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मलिटी की डिस्कशन होगी, तो गाइस आप तैयार करके रखिएगा इसको। एक बार बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने नहीं किया है, और लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।